and we are recording a lecture for Viva of the workbook BRLT 5 and BRLT 9. ओके, सो आपका वाइवा जिस भी दिन होगा, आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है वाइवा के लिए. हो सकता है आपका वाइवा कल हो, अगले हफ्ते हो या फिर 10 दिन में हो. ठीक, तो ड्यूरेशन को ध्यान में ना रखते हुए आपका जब भी वाइवा होगा तो उसमें जो आपका वाइवा टाइम होगा वो 2 मिनट से 10 मिनट का होगा, जो इंस्ट्रक्टर के साथ होगा. सबसे पहले आपको कोई मेल आएगा या फिर एसएमएस, और हो सकता है कि आपके रीजनल सेंटर से या फिर इंस्ट्रक्टर की तरफ से आपको कॉल भी आ जाए कि आपका वाइवा इस पर्टिकुलर डेट पर है, आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर लीजिए. ठीक ना. सो इस वाइवा के दौरान आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे. पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो वर्कबुक का है, वर्कबुक 5 का है या 9 का है. यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए हैं. इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही सवाल आते हैं. ऐसे ही जनरल सवाल आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. सबसे पहला सवाल जनरली रहता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या फिर प्लीज़ एक्सप्लेन योरसेल्फ. ऐसा कुछ भी वो पूछ लेंगे आपसे. दूसरा, रिटेलिंग की डेफिनेशन, व्हाई यू आर डूइंग दिस कोर्स, व्हाट इंस्पायर्ड यू एंड व्हाट मोटिवेट्स टू बी इन दिस कोर्स. आपने BBRL चूज़ क्यों किया और सिर्फ BBRL ही क्यों चूज़ किया. क्या आप पहले इसमें वर्किंग थे या होना चाहते हैं. राइट. अगर आपकी 2 वर्कबुक एक साथ जमा की है आपने, BRL 5 और 9, तो दोनों का वाइवा अलग अलग होगा. और अगर आपने सिर्फ एक ही वर्कबुक जमा की है तो उसका वाइवा एक बार होगा. मतलब जितनी वर्कबुक, और अगर आप 3rd ईयर में और तीनों वर्कबुक एक साथ जमा करिए तो आपका BRL 5, 9 और 16 तीनों का वाइवा एक साथ होगा. ठीक है, मतलब अलग अलग डेट पर, इसका 10 तारीख को तो इसका 12 तारीख को और इसका 14 तारीख को. और हो सकता है कि एक ही दिन में अलग अलग टाइम पर हो, कि 10 तारीख को 2 बजे इसका है, 4 बजे इसका है, सुबह 9 बजे इसका है. ऐसा भी हो सकता है. तो तीनों के लिए अलग अलग बार आपको मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी और 3 वाइवा होंगे. अगर आपने जितनी भी वर्कबुक जमा करी है, एक साथ 2 वर्कबुक जमा करोगे तो 2 वाइवा होंगे, एक साथ 3 वर्कबुक जमा करोगे 3 वाइवा होंगे. सिर्फ एक वर्कबुक जमा की है तो एक ही वाइवा होगा. ये बात क्लियर है. ठीक है. अगला सवाल पूछ सकते हैं कि भाई फंक्शंस ऑफ अ रिटेलर बताइए, कि एक रिटेलर के क्या फंक्शंस रहते हैं. रिटेल फॉर्मेट से आपको क्या समझ में आता है. आप जहाँ पर आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर वर्कबुक लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने वर्कबुक लिखी है रिलायंस के लिए, ठीक, या फिर आपने वर्कबुक लिखी है टाटा क्रोमा पे, या फिर आपने वर्कबुक लिखी है PP ज्वेलर्स पे. ठीक है. नाउ, तो इन सभी स्टोर में आपका जॉब टाइटल क्या था, या फिर आप क्या काम करते थे अपनी इंटर्नशिप के दौरान. और अगर आप इंटर्नशिप नहीं करते थे, क्योंकि OJT भी है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, तो जब आप विजिटर थे, एज अ विजिटर भी लिख सकते हो. व्हेन यू वर विजिटर, तो आपने क्या क्या, आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस थी, है ना, स्टोर के अंदर, वहाँ पे क्या फाइंडिंग्स आपको मिली, क्या कमियाँ लगी, है ना, ये आपको बताना है. एक ओवरव्यू देना है आपको. मर्चेंडाइज किसे कहते हैं और मर्चेंडाइजिंग क्या होता है. स्टोर की सिक्योरिटी इश्यूज कौन कौन से होते हैं, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है. फिर आपसे EAS नाम की एक चीज़, यानी इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल सर्विलेंस, या फिर आपसे RFID, या फिर आपसे RFID की वर्किंग, कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है इसके अंदर, ये पूछ लिया जा सकता है. ठीक है. सॉफ्ट टैग और हार्ड टैग बताइए, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है. तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए. हाउ विल यू इंश्योर कि सिक्योरिटी जो है स्टोर के अंदर और बाहर कैसे अच्छी की जाए, है ना. टिकट साइज किसे कहते हैं. टिकट साइज यानी कि एवरेज ट्रांजैक्शंस वैल्यू, ATV. तो जितनी भी आज टोटल स्टोर में सेल हुई है और कितने कस्टमर आए, अगर आप इसको डिवाइड कर दें, यानी कि सेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, वो क्या हो जाता है, एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू आपके पास आ जाएगी. अपसेलिंग किसे कहते हैं और आप अपसेलिंग क्यों करेंगे, और आपको अपसेलिंग करने के लिए क्या मोटिवेट करता है. ठीक, ऐसे सारे सवाल. इसके बाद फुटफॉल से आप क्या समझते हैं.
किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, in a given particular or a given time period, how many visitors visitors visited the store? एक पर्टिकुलर मतलब 2 घंटे के अंदर कितने स्टोर में लोग आए, एक दिन के अंदर कितने लोग आते हैं आपके स्टोर में। हो सकता है एक दिन में आपके पास 100 कस्टमर आते हो, तो आपका फुटफॉल क्या है, 100 कस्टमर पर डे या 100 विजिटर पर डे। 100 विजिटर पर डे या आपका क्या है, फुटफॉल है। ओके, नाउ कन्वर्जन रेट किसे कहते हैं। मान लेते हैं 100 कस्टमर आते तो हैं, आपके विजिटर कितने हैं 100, लेकिन इसमें से सिर्फ 5 कस्टमर सामान खरीदते हैं। आप अगर कार का शोरूम आपका है तो 100 कस्टमर आएंगे, 5 ही खरीदेंगे, हो सकता है 2 खरीदें, या फिर 200 कस्टमर आए और 1 कस्टमर सामान खरीदा, ऐसा भी तो हो सकता है। कार बहुत महंगी होती है, सारे लोग थोड़ी खरीदेंगे, देखने आते हैं बाकी लोग तो, यस और नो, है ना। तो आपका कन्वर्जन रेट कितना है, 100 में से कितने लोग, अगर 5 लोग आते हैं, 5 लोग खरीदते हैं, तो यानी कि 5% कन्वर्जन है। कैसे निकालते हैं, बायर डिवाइडेड बाय विजिटर इंटू 100। ओके, आप अपने स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे पता लगाते हो कि आपका स्टोर प्रॉफिटेबल है, तो एसपीएफ से। किससे, एसपीएफ यानी कि सेल्स पर स्क्वायर फुट, सेल्स पर स्क्वायर फुट। ओके, नाउ अच्छा, सिर्फ सेल्स पर स्क्वायर फुट से नहीं, आप सेल्स ऑन फ्लोर स्पेस या फिर वॉल्यूम सेल्स या फिर शेल्फ स्पेस से भी बता सकते हैं कि स्टोर की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। ओके, या फिर एलोकेशन से, प्रोडक्ट एलोकेशन से भी बता सकते हैं किस प्रोडक्ट की एलोकेशन किस जगह रखने पर बढ़ जाती है। कई बार कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना, जब हम उसे थोड़ा दूर रख देते हैं कस्टमर की रीच से तो उसका सेल डाउन हो जाता है, कस्टमर की रीच के पास रख देते हैं तो सेल इंक्रीज हो जाता है। ऐसी सारी चीज़ों को यूज़ करके हम लोग अपने स्टोर को थोड़ा और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। हाउ विल यू मेक द स्टोर प्रॉफिटेबल, टेल मी अबाउट सम मेजर्स। जब आप ऐसा प्रॉफिटेबल स्टोर प्रॉफिटेबिलिटी की सोचेंगे तो किन बातों का ध्यान भी रखेंगे आप, है ना। आप एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर यानी कि नाराज कस्टमर को हैंडल कैसे करेंगे ड्यूरिंग द कस्टमर सर्विस, ये भी तो एक बड़ा टास्क है। इफ यू हैव अ अग्रीव्ड कस्टमर या फिर नाराज कस्टमर, अग्रीव्ड मतलब ही नाराज होता है, हाउ विल यू डील दैट, राइट। सो दिस इज अ क्वेश्चन फॉर दैट। तो भाई सबसे पहले हम पेशेंटली उसकी बात सुनेंगे। क्या करेंगे, बात सुनेंगे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास कोई कस्टमर आया है, नाराज कस्टमर, तो मैं लेयर का यूज करूंगा। किसका, LAIR, सॉरी, यानी कि लिसन, एक्नॉलेज, आइडेंटिफाई और रिवर्सल। ठीक, इस तरीके से मैं किसी भी कस्टमर को हैंडल कर सकता हूँ। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को ध्यान से सुनना पड़ेगा, फिर ये पता लगाना पड़ेगा कमी कहाँ है, और उस कमी को फिर हमें सच में पहचानना भी पड़ेगा, और जहाँ ज़रूरत होगी उसको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि उस कमी को दूर करना पड़ेगा। क्लियर है ना। कस्टमर सर्विस से आप क्या समझते हैं, कस्टमर सर्विस इज नॉट अ एड ऑन इन द प्रोडक्ट, बट इट इज़ अ टोटल केयर ऑफ द कस्टमर विद द एड ऑन इन द प्रोडक्ट। यानी कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके साथ एड ऑन दी जा रहे हैं टू सेटिस्फाई द कस्टमर इन द बेस्ट क्यूरेटेड वे इज कस्टमर सर्विस। कस्टमर्स की कंप्लेंट को कैसे डील करेंगे, वही है डिससेटिस्फाइड कस्टमर की को किस तरीके से हैंडल करेंगे। व्हाट इज RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, कैसे काम करता है,
थोड़ी देर पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। RFID एक तरीके का रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है जिसमें एक रिसीवर होता है और एक रिसीवर जो है बेसिकली वो रेडियो वेव्स सिग्नल करता है और एक सेंडर होता है, दूसरा रिसीवर। जो रिसीवर है वहाँ पे एक पर्टिकुलर माइक्रोचिप लगी होती है। जैसे आपने फास्टैग देखा है गाइज, हैव यू गाइज सीन फास्टैग? कार के आगे लगा रहता है फास्टैग और आपका टोल कटता है उससे, है ना? तो आपके टोल जो जिससे कटता है उसमें फास्टैग लगा हुआ है, वो भी एक RFID है। क्या है? RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वाली चिट है। जब आप टोल से होकर गुजरते हैं तो वो स्कैन करता है, एक रेडियो वेव भेजता है कि भाई बताओ पैसे देने हैं। RFID आपका फास्टैग बोलता है हाँ भाई पैसे टोल के लिए तो हैं, तो ये पैसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, राइट नाउ तो पता लग जाता है कि अच्छा ये कोड है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब इसी तरीके से सेंडर जो है वो एक स्पेसिफिक रेडियो वेव्स भेजते हैं और जो रिसीवर जहाँ पर लगा होता है यानी कि जो माइक्रोचिप है वो इसको रिसीव करती है और सेम टाइप से रेजोनेट हो जाती है और यहाँ पर वापस में सिग्नल वापस जाता है, जिससे पता लगता है कि अच्छा ये तो वही वाली चिप है। ठीक, यानी कि आइडेंटिफाई करने के लिए RFID का यूज़ किया जाता है। ओके, फिर कई बार आपसे कुछ थेरीज पूछ ली जाती हैं, नेचुरल सिलेक्शन थेरी बताओ या स्ट्रक्चरल चेंजेस की कुछ थेरीज बताओ, नेचुरल सिलेक्शन थेरी, व्हील ऑफ रिटेलिंग थेरी। ओके, राइट नाउ आप BBRL क्यों कर रहे हो, क्यों आपने ये कोर्स चूज़ किया, और फिर आपसे कुछ रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि मान लेते हैं आप एक स्टोर में गए, वहाँ पे फलाना सामान आपने तोड़ दिया, कोई नाराज़ है या आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, तो वो कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन देकर आपसे एक सवाल पूछ सकते हैं। इतने सारे सवाल वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे सिर्फ 2 से 3 सवाल ही पूछे जाएंगे इन जनरल। ओके, क्लियर? और अगर आप तीनों सवाल के जवाब नहीं दे पाए, कई बार ऐसा भी होता है कि तीनों सवाल बड़े कठिन पूछ लिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यस, हाँ भाई, इतना बड़ा सेट है क्वेश्चंस का और मैंने तो पूरी बुक पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, पूरा सिलेबस, पर कई बार ऐसा एक्सेप्शन केस में अगर ऐसा हो गया, मान लेते हैं कि मेरा दिन खराब है और मुझसे ऐसे 3 सवाल पूछ लिए जो मेरे को सच में नहीं आते और मैं उनमें कुछ गलत जवाब नहीं देना चाहता, तब क्या करूं? तब मैं उनसे बहुत ही पोलाइट तरीके से कहूँगा कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, पर यकीन मानिए मैंने अपना सिलेबस पढ़ा है, ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रहे हैं इन पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा, क्या आप मुझसे इन पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ पाएंगे? क्योंकि मैंने यहाँ से तैयारी ज़्यादा अच्छी की है। कहाँ से? जहाँ से भी की हो। BRL 6 मुझे आता है, BRL 9 मुझे आता है, BRL 7 मुझे आता है। ठीक है, यस, हाँ। अगर आप उनके 2 या 2 से ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो आपको उनसे ऐसा कहना है कि सर मुझे माफ़ कीजिएगा, जो सवाल आपने मुझसे पूछा है वो सवाल मुझे ज़रूरी लग रहा है, मैं इस मीटिंग के बाद ही इसके ऊपर फोकस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ना मुझे ये सवाल नहीं आता है और मैं इसमें गलत जवाब नहीं देना चाहता, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे ना प्लीज़ कोई और सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, तो जनरली आपसे वो दूसरा सवाल पूछ लेंगे बहुत ही पोलाइट तरीके से। झूठ नहीं बोलना है, कोई गलत जवाब नहीं दे देना। आपको लग रहा है कि हाँ गलत जवाब दे देता हूँ, नहीं, तुक्का नहीं मारना बिल्कुल। आता है तो हाँ, नहीं आता तो माफ़ी चाहता हूँ सर, ये सवाल मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसका जवाब गलत दे दूँगा। ठीक, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे बताइएगा, और मुझे ये सवाल क्योंकि ज़रूरी लगा है मैं बाद में जाके इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करूँगा। ठीक, ऐसा बोलिएगा। क्लियर है सब लोगों? यस, अरे भाई हाँ या ना? क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। वैसे आपको 2 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा ऐसी सारी चीज़ें करने के लिए। बहुत इजी सवाल पूछेंगे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और कोई एक दूसरा सवाल, बस ये 2 ऐसे 3 सवाल पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत ही इजी सवाल ही पूछेंगे वो आपसे, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिएगा। आपकी बुक के नाम पूछ सकते हैं, एडमिशन कौन से ईयर में लिया था। ठीक, और कई बार सुनो, हाँ ध्यान से सुनना, कई बार वो आपका EQ चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए? सर ये क्या बोल रहे हो? IQ नहीं,
IQ नहीं, EQ चेक करने के लिए वो आपसे पूछेंगे और बताओ बेटा, ये सब छोड़ो वाइवा, और बताओ घर में क्या चल रहा है। अरे वाइवा वाइवा छोड़ो, और बताओ घर में क्या चल रहा है, खाना वाना खा लिया, मीटिंग से पहले क्या कर रहे थे। यस, ऐसा भी होता है। और आपको लगता है कि वाइवा वाला जो टीचर है ना, उसको तो बस वो लगता है कि यार ये ना वो तो बहुत ही ऐसे बहुत फ्रैंक टीचर है, ऐसे ही पूछ रहा है बस मुझसे ना। डू नॉट टेक दिस क्वेश्चन वेरी लाइटली। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपने आज दिन में क्या किया, ठीक, तो वो असल में जानना चाहते हैं कि हाउ एंड हु यू आर इन रियल, हु यू आर। भले ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, यस, नो वन नोज। आपको सिर्फ ऐसी बातें बतानी कि जिससे लगे कि आप पढ़े लिखे बच्चे हो, बहुत पढ़ते हो, बस आज थोड़ा सा ऐसे गड़बड़ हो गया, जो भी है। और कुछ भी गलत नहीं बोलना अपने बारे में कि नहीं सर आज मुझसे प्रैक्टिस नहीं हुई ना, मैं तो बहुत पढ़ रहा था सर, अभी आपसे पहले ही मैं नोवेल ख़त्म करी है। उनको नहीं आती कोई सी भी नोवेल, अपने हिसाब से बना दो कहानी, और उस मीटिंग के दौरान चेक भी नहीं कर पाएंगे वो उस नोवेल को। सच बता रहा हूँ, किसी का भी नाम ले दो, कोई भी कहानी सुना दो। हाँ, अगर आपसे पूछते हैं कि आज आपने दिन में क्या किया, जी सर मैं आज सुबह उठा और सबसे पहले मैं, क्योंकि डेली वॉक पे जाता हूँ तो वॉक पे गया, उसके आधे घंटे बाद मैंने जिम, क्योंकि जिम ज्वाइन किया हुआ है तो जिम जाता हूँ, और उसके बाद मेरी एक कोचिंग क्लास होती है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों को सर, 5th क्लास तक बच्चे आते हैं, थोड़ा उनके साथ मस्ती हो जाती है, पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि अभी तक छुट्टियाँ चल रही थी तो बच्चों का बैच था, अब स्कूल खुल गए हैं तो मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। इस दौरान मैं आजकल जो है थोड़ी ड्राइंग कर लेता हूँ, है ना। अब क्योंकि अब पूछेंगे थोड़ी ड्राइंग दिखाओ मुझे, सॉरी सर वो ना आज मैं रिलेटिव के घर आया हुआ हूँ, आज मैं रिलेटिव के घर आया हुआ हूँ, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप मुझे ना बस अपना नंबर भेज दीजिए सर, मैं कल दोबारा ज्वाइन करूँ क्या। ड्राइंग बहुत अच्छी करता हूँ। लेकिन उसके बाद सर फिर फैमिली के लिए थोड़ा सा राशन लेने गया, और उसके बाद फिर एक दोस्त का फ़ोन आया, तो क्योंकि हम लोग अभी एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस करना था, तो फिर उसके बाद वहाँ जाना पड़ गया, है ना। फिर क्योंकि वाइवा था तो मैं तैयारी कर रहा था, वर्कबुक देख ली मैंने, और एक बार अपना क्वेश्चन सेट देख लिया कि क्या पता आप सर कुछ भी पूछ लो, बस इतना ही सर। उसके बाद तो मैं आपके सामने वाइवा में हूँ ही। झूठ बोला है मैंने, ये सब झूठ बोला है मैंने आप लोगों को, ये सब। कहीं मेरे लेक्चर रिकॉर्ड करके किसी ने टीचर को भेज दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। यस यशिता, आप लोगों को समझ में आ गया। यस, कुछ भी बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। भले ही मैं पूरे दिन फैल के सो जाऊं, जिम के नाम से डर लगता हूं मुझे, पढ़ाने के नाम पे मुझे 12 खड़ी पूरी नहीं आती, हाँ, लेकिन मैंने ये सारा काम किया। बिजनेस पैसे लेके डुबा देता हूं सबके, लेकिन ऐसे ही कुछ बताना है आपको, ओके। और ये वाली कहानी कोई सिर्फ एक व्यक्ति चुराना है इस कहानी को, सारे लोग नहीं, अपनी कहानी दूसरी बना लेना आप लोग, ठीक है। अगर आपसे कोई जनरली पूछता है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा, वो बोल रहा है कि चलो आज दिन के बारे में बताओ, छोड़ो ये सब वाइवा, एक्चुअली वो बस आपको चेक करना चाह रहे हैं कि आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, कि आप तुरंत फ्रैंक हो जाओगे क्या, अरे सर मैं तो सर और बढ़िया चल रहा है सर, कुछ नहीं, वो वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, मजा आ गया। मन में सोचेंगे कितना निठल्ला बच्चा है, इसको तो 20 नंबर मिलने चाहिए, फेल कर देता हूँ, फिर समझ में आएगा इसको कि पूरे दिन पढ़ना चाहिए, ठीक है। एंड ही विल बी लाइक 30 नंबर, ओके। तो आपको जहां में छलावे में नहीं आना, अगर वो आपसे बहुत ही पोलाइट हो रहे हैं, आपको बिल्कुल टाइट रहना, स्ट्रिक्ट बिल्कुल, समझ में आ गया। यस, कहीं आप सोचो नहीं टीचर तो बहुत लाइट है, टीचर लाइट नहीं है, उनकी ट्रेनिंग वगैरह आती है आप लोगों के लिए, क्लियर है। हाँ, उन लोगों को ट्रेनिंग कराने के बाद ही भेजा जाता है वाइवा के लिए, सो दे आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बट यू आर नॉट, ओके। यस, नाउ दोबारा से बता देता हूँ कि जब भी आप लॉगिन होंगे, जैसे ही लॉगिन होंगे, ध्यान दीजिएगा कि लॉगिन के दौरान आपका जीमेल के ऊपर नाम अच्छा वही होना चाहिए जो आपने एडमिशन के दौरान दिया है,
डिस्प्ले फोटो के अंदर आपकी वही डिस्प्ले फोटो होनी चाहिए जो आपकी असली वाली फोटो है। पासपोर्ट साइज फोटो में बहुत ही सुंदर सुंदर दिखने चाहिए आप, ठीक है, क्लियर। ऐसे पासपोर्ट, अरे मुंडी एकदम कहाँ चली गई, जो भी है बढ़िया है ना। ऑगी एंड द कॉकरोचेस बना दिया मैंने। जब भी आपका वाइवा होगा तो आपको उस वाइवा के बिहाफ पे, है ना, ऐसे अपना एकदम बढ़िया शर्ट वगैरह एकदम बढ़िया मस्त फोटो ऐसी आपकी जीमेल में दिखनी चाहिए। नीचे नाम पूरा ऐसे लिखा होना चाहिए, अमन कुमार, वही नाम जो आपने एडमिशन के दौरान दिया हुआ है, कोई और नाम नहीं होना चाहिए जिस आईडी से लॉगिन कर रहे हैं। कहीं आपका नाम अमन है और आप ज्वाइन कर रहे हैं गुड्डू देवी के नाम से, ठीक है, ऐसे नहीं करना आपने, क्लियर। यस यस यशिता, नहीं अपने अगर आप ऐड कर सकते हैं तो बहुत सुंदर, नहीं करना तो कोई बात नहीं, नाम ही बहुत काफ़ी है, नाम ही काफ़ी है ना। खैतान वालों का आप टैगलाइन यूज़ कर सकते हैं, बस नाम ही काफ़ी है। चलिए, सो कुछ बात कॉन्फिडेंस पे ध्यान रखना है, जो भी बात बोलेंगे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। लैंग्वेज पे कमांड रखना है, कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान होना चाहिए। जिस भी स्टोर के बारे में आपने लिखा है उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस आपको पता होना चाहिए, चाहे आपने काम किया है नहीं किया, पर थोड़ा एक्सपीरियंस आपको वर्बल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये कैसे मिलेगा? उस स्टोर में बार बार विजिट करो और विजिट करो और बार बार विजिट करो, जिससे आप थोड़ा सा ऐसा लगे कि उस दुकान के करता धरता आप ही हो। क्लियर? यस। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट द वर्कबुक वाइवा क्वेश्चंस एंड आई होप कि आप लोग अब वाइवा के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। सो ये सेशन आपको बहुत ही मदद करेगा। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके रहते हैं तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर 8287777188 पर 8284 7 188। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।